अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ MSc मैथमेटिक्स। ये आपका रियल एनालिसिस का थर्ड लेक्चर आ रहा है यहाँ पे मेरे चैनल पे, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपका, बोल्ज़ानो रिस्ट्रेस थ्योरम, वो करवाऊँगी यहाँ पे। पास्ट पेपर में भी आपके आया हुआ है रियल एनालिसिस के पेपर में। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये मैं आपको कराऊंगी क्योंकि इसको फिर उसमें हमने यूज़ करना है उसको प्रूव करने में। तो ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है बाउंडेड सीक्वेंस की, कि व्हेन अ सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, या किस सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। इससे पहले मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ पे ही 2 लेक्चर दे चुकी हूँ, आप लोग यकीनन सारे देख चुके होंगे। जिसने नहीं देखा वो यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में देख ले, उन दोनों की जो है वो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो आप उन वीडियोस को पीछे से देख सकते हैं। उसमें मैंने सीक्वेंस का जो है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो यूनिट है आपका, इसके इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस करवाई हैं और एक रिजल्ट भी प्रूव करवाया है। तो यहाँ पे आज बोल्ज़ानो रिस्ट्रेस थ्योरम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसा कि मेरा तरीका ही है, मैं लिख के रख लेती हूँ और आपको जस्ट यहाँ से थरोली समझाऊंगी। कुछ ऐसा हो जिसकी एग्जांपल रिक्वायर हो तो वो मैं आपके सामने कर लूँगी। तो देखते हैं हम यहाँ पे जो बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या है। अ सीक्वेंस एस एन, जैसे कि पीछे जब सीक्वेंस की मैंने डेफिनेशन करवाई उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी सीक्वेंस को ज़ाहिर करने के लिए हम एस एन यूज़ करते हैं। इज सेड टू बी बाउंडेड, उस सीक्वेंस को कब बाउंडेड कहेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर आई, अगर वहाँ पे कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे आई एज एक जर्नल टर्म लिया गया है, तो वो तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। हर सीक्वेंस जो कि बाउंडेड होगी उसके लिए एक अलग से रियल नंबर एग्जिस्ट करता होगा। तो यहाँ पे उसको हमने जर्नलाइज फॉर्म में एज एन आई जो है वो अपने से फर्ज कर लिया। तो वो एक नंबर आई है सच दैट, वो इस तरह की कंडीशन फुलफिल करता होगा कि एस एन, यहाँ पे ये एब्सलूट वैल्यू लगी हुई है, लेस देन आई। जहाँ पे एब्सलूट वैल्यूज़ होती हैं, आप क्योंकि खुद मैथ के स्टूडेंट्स हो, बल्कि मैथमेटिशियन और नॉट ओनली मैथ के स्टूडेंट्स, जब आप मास्टर्स कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू बी अ मैथमेटिशियन। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि एब्सलूट वैल्यूज़ जो खुलती हैं, जब इस एब्सलूट वाले साइन को हम जब हटाते हैं, तो ये असल में इस तरह से कुछ हो जाता है कि जो भी यहाँ पे रियल नंबर है दैट विल बी इन -1 लेस देन दैट रियल नंबर, और इस तरह से आ जाएगा एंड लेस देन, यहाँ पे अगर ये माइनस आई है नॉट 1, और यहाँ पे लेस देन आई आएगा। यानी असल में इस एब्सलूट वैल्यू का क्या मतलब है कि जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है यही अगर माइनस में लिया जाए तो वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट लिमिट आएगी, और जो इसकी राइट लिमिट है वो इसका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, असल मतलब क्या है कि एस एन जो टर्म्स हैं उस सीक्वेंस की, S1 S2 S3 सीक्वेंस की टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आप पिछली डेफिनेशन में कर चुके हो, पिछले लेक्चर में। आप ये उसको अगर आप देख लेते हो तो आपको समझ आ जाएगी एस एन क्या मतलब है यहाँ पे। तो एस एन ईच टर्म ऑफ ए सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो उस रियल नंबर के दरमियान में, यानी उसको अगर माइनस में लेते हो तो उसका अगर लोएस्ट टर्म की तरफ आप जाते हो तो उसकी टर्म्स जो हैं वो उसी नंबर के माइनस से मज़ीद लेस नहीं होंगी, और वही नंबर अगर पॉजिटिव में जब आ जाता है तो उसके बाद दोबारा उसकी टर्म्स रिपीट हो सकती हैं, लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अगर बिल फर्ज हम ले लेते हैं कि कोई सीक्वेंस जो है बाउंडेड है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको ले रही हूँ, तो हो सकता है कि वो इस तरह से हो के एस एन लेस देन 2। तो अगर 2 आ रहा है तो इट मीन्स कि एस एन की टर्म्स जो है वो -2 लेस देन एस एन लेस देन 2, -2 और 2 के दरमियान में लाई करेंगी। तो इस तरह से ऐसी सीक्वेंस जिसमें कोई एक रियल नंबर दे दिया जाए और उसका एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड मेंशन कर दिया जाए इस तरीके से, तो ऐसी सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। अब अपर बाउंड और लोअर बाउंड मैंने एक और वर्ड चूज़ कर लिया यहाँ पे। अपर बाउंड मीन्स जो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू है उसकी, और लोअर बाउंड मीन जो उसकी नेगेटिव मिनिमम वैल्यू है, इससे कम नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा नहीं हो सकती उस सीक्वेंस की टर्म्स, इन्हीं दो नंबर्स के दरमियान जो है लाई करेंगी। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं कि वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो उसका लोअर बाउंड है उसको हम इन्फीमम भी कह सकते हैं, इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस, यानी उस सीक्वेंस का सबसे छोटा नंबर दैट लोअर बाउंड विल बी, उससे छोटा नहीं आएगा। इसी तरह से
उसका जो अपर बाउंड है उसको हम सुप्रीमम ऑफ दैट सीक्वेंस कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसमें सुप्रीमम के लिए कैपिटल एस और इन्फीमम के लिए स्मॉल एस यूज़ किया है मैंने। इफ एस एंड स्मॉल एस आर द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्मिंग द बाउंडेड सीक्वेंस, ये दोनों अगर नंबर हैं जो कि बाउंडेड सीक्वेंस को फॉर्म कर रहे हैं, इट मीन्स बाउंडेड सीक्वेंस की टर्म्स कैपिटल एस से बड़ी नहीं होंगी और स्मॉल एस से छोटी नहीं होंगी। वी राइट S is equal to supremum of Sn and small s is the infimum of Sn। तो इस तरह से ये यहाँ से आपको बाउंडेड सीक्वेंस की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। हमें जो चीज़ें याद रखनी है जिसे हमने यूज़ करना है बोल्ज़ानो रिस्ट्रेस थ्योरम में, दैट इज़ कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। बाउंडेड सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो किसी रियल नंबर जिसका एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड होता है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लोअर बी और अपर बी। तो लोअर उसका माइनस में आएगा और अपर जो है वो प्लस में आएगा और उन दोनों नंबर्स के दरमियान में उसकी सारी टर्म्स लाई करेंगी। यानी जो ग्रेटर नंबर है जिसको एज अपर बाउंड दिया गया है उससे बड़ी कोई टर्म नहीं होती उस सीक्वेंस में, रिपीट हो सकती हैं आगे आप एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तक जो मर्जी एन की वैल्यू रखते जाएं तो वो सीक्वेंस बार बार उसकी टर्म्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगी, लेकिन उस बड़े नंबर से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगी। इसी तरह उस लोअर नंबर से जो है डिक्रीज नहीं करेंगी। तो ऐसी सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। और इस तरह वो जो अपर बाउंड होगा उसको हम सुप्रीमम ऑफ दैट सीक्वेंस और जो लोअर बाउंड होगा जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने बोल्ज़ानो रिस्ट्रेस थ्योरम की तरफ। जी, तो यहाँ पे मैंने बोल्ज़ानो रिस्ट्रेस थ्योरम भी लिख के रखा हुआ है। मैं जस्ट इसको यहीं से पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूँगी। जहाँ पे ज़रूरी होगा कोई एग्जांपल देनी, तो वो मैं साथ में लिख के आपको समझा दूँगी। लिख के रखने का मतलब थोड़ा-सा आपका टाइम बचाना है, कि अगर मैं उसको लिखती हूँ, तो कैमरे में आपको पता है लिखना और फिर वो ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है। तो उससे बेहतर है कि मैं आपको समझा दूँ। वैसे भी ये नोट्स आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो देखते हैं बोल्ज़ानो रिस्ट्रेस थ्योरम क्या है। अच्छा, ये पेपर में आएगा कैसे? ये इसी तरह आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव बोल्ज़ानो रिस्ट्रेस थ्योरम, ये जस्ट आ जाएगा प्रूव बोल्ज़ानो रिस्ट्रेस थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट भी आपने याद करनी है। तो ये जो सबसे पहले आपको दो लाइनें नज़र आ रही हैं, दीज आर द दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बोल्ज़ानो रिस्ट्रेस थ्योरम। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कि हर बाउंडेड सीक्वेंस जो होती है वो अपने अंदर एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखती है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मेरा बाउंडेड सीक्वेंस को पहले जो है डिफाइन करने का मकसद, कि हमें ज़ाहिर बाउंडेड सीक्वेंस का पता होगा, देन हम उसको आगे जो है प्रोसीड कर सकेंगे। तो थ्योरम क्या है? बोल्ज़ानो रिस्ट्रेस थ्योरम ये है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस अपने अंदर एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखती है। इसे हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे वाज़ह नज़र आ रहा है कि हम कोई से एक बाउंडेड सीक्वेंस ले लेंगे खुद से और फिर प्रूव ये करेंगे कि उसके अंदर कोई से एक सब सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है। तो चलते हैं इसकी प्रूफ की तरफ। जी, तो प्रूफ में हमने ले ली एक बाउंडेड सीक्वेंस एस एन, लेट एस एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो जब बाउंडेड होगी तो उसका एक इन्फीमम होगा और एक सुप्रीमम होगा। जैसे कि मैं अभी अभी आपको डेफिनेशन करवा के आई हूँ कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, उसका एक लोअर बाउंड होता है और एक अपर बाउंड होता है। यहाँ हम A1 को एज ए इन्फीमम ऑफ एस एन और B1 को एज ए सुप्रीमम ऑफ एस एन खुद से ले लेते हैं। ज़ाहिर है जब एक बाउंडेड सीक्वेंस ले ली तो उसका इन्फीमम और सुप्रीमम मस्ट एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने उसको यहाँ पे A1 और B1 से जो है रिप्रेजेंट कर दिया। A1 इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस एन दैट सीक्वेंस एंड B1 इज द सुप्रीमम ऑफ दैट सीक्वेंस। अब आगे चलते हैं। A1 अगर उसका इन्फीमम है, B1 उसका सुप्रीमम है, तो ये बिल्कुल वही कंडीशन है जो मैंने पीछे डेफिनेशन में करवाई थी, कि जो उसका इन्फीमम है उससे लोअर उसकी कोई टर्म नहीं आती, जो उसका सुप्रीमम है उससे ग्रेटर उसकी कोई टर्म नहीं होती, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एन वन से शुरू करके अब जो मर्जी अप टू इन्फिनिटी इसमें वैल्यूज रखते जाएं। तो जो लोएस्ट वैल्यू वो A1 और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू वो B1 है। ऐसी कंडीशन को जस्ट लिख दिया गया। देन A1 लेस देन SN एंड SN लेस देन B1, यानी इन दो वैल्यूज़ के दरमियान इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स एग्जिस्ट करने वाली हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये तो जस्ट वही बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन को प्रोसीड किया गया। अब जो असल काम हमने करना है, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि इसके अंदर एक सब सीक्वेंस लाई करती है। अब सब सीक्वेंस की डेफिनेशन आप पहले पीछे कर चुके हैं, मैं अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब सीक्वेंस का मतलब हुआ कि उसी सीक्वेंस का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, उसी सीक्वेंस की कुछ टर्म्स लेके एक और सीक्वेंस बना ली जाए, लेकिन वो उससे छोटी होगी, तो दैट विल बी सब सीक्वेंस। तो अगर उसी सीक्वेंस की कुछ टर्म्स लेनी है तो इसका मतलब है
पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस सीक्वेंस में ऑलरेडी खुद हैं कितनी टर्म्स, उस सीक्वेंस में जितनी भी टर्म्स हैं वो हमें यहाँ से बाउंडेड सीक्वेंस होने की वजह से ये पता है कि A1 और B1 के दरमियान में लाई करती हैं। उसकी टर्म्स तो सारी हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक इंटरवल पता है कि उसकी सारी टर्म्स A1 और B1 के दरमियान लाई करती हैं। इट मीन्स उस सीक्वेंस का जो अपना इंटरवल है वो A1 और B1 है। उसकी मिनिमम वैल्यू भी हमें पता है, हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पता है। तो अब इसी में से जब हमने सब सीक्वेंस बनानी है तो ज़ाहिर है वो सब सीक्वेंस इसी इंटरवल का एक हिस्सा होगी, लेकिन इसी इंटरवल के अंदर उसकी टर्म्स जो है वो लाई करती होंगी। ना तो A1 से छोटी हो सकती है, ना B1 से बड़ी होती है, इसी के दरमियान होंगी। तो इसका जो सही तरीका सोचा है वो यहाँ पे ये है कि इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी इंटरवल को जो गिवन इंटरवल है A1 B1, इसको हम बाइसेक्ट कर लेते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो नाउ बाइसेक्ट द इंटरवल A1 B1। A1 B1 को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो इट मीन्स इसके दो इंटरवल बन जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो सब सीक्वेंस बन जाएंगी। एक सीक्वेंस को तोड़ के उसके दो हिस्से कर दिए जाएंगे तो दो सब सीक्वेंस आ जाएंगी, such that at least one of the two subintervals contain infinite number of the terms of the sequence। जबकि हम उसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या, वो ये कि उसमें से कम अज़ कम, वो जो दो हिस्सों में हम जब इंटरवल को डिवाइड करेंगे तो उसमें से कम अज़ कम जो एक इंटरवल है वो इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस जो है वो अपने अंदर रखता है। तो ऐसे भी उसे एटलीस्ट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है यहाँ। एटलीस्ट का मतलब ये है कि ऐसे भी हो सकता है कि दोनों की दोनों जो इंटरवल नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं, जो छोटे इंटरवल आ रहे हैं, जो इसके हम दो हिस्से करके लिए हैं, हो सकता है दोनों में इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हो, ठीक है, इस सीक्वेंस की। लेकिन कम से कम एक में तो ज़रूर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होनी है। तो अब यहाँ पे इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स से क्या मकसद है, सीक्वेंस और सब सीक्वेंस जो है उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स ही होती हैं, उसकी सिर्फ डोमेन हमें पता होती है। जैसा कि सीक्वेंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन आपने इससे पहले बीएससी लेवल तक की होगी। सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन whose domain is the set of natural number। यानी हमें सिर्फ उसकी डोमेन पता होती है, उसकी रेंज नहीं पता होती। वो हमेशा इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स ही अपने अंदर लाई करती है। तो दैट्स वाई यहाँ पे, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर एक सब सीक्वेंस प्रूव करने जा रहे हैं हम, फिर उसको कन्वर्जेंट प्रूव करने जा रहे हैं, तो हम उस सब सीक्वेंस कि वो पहले ज़ाहिर सीक्वेंस की डेफिनेशन पे पूरा उतरना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि ये जो इंटरवल हम इसको डिवाइड कर रहे हैं उसमें से कम एक इंटरवल ऐसा होगा जो अपने अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स को जो है रखता है। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, A1 B1 को जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो जो नेक्स्ट इसका बिलफर्ज हम ऐसे कर लेते हैं। मैंने इसी तरह से आगे भी तोड़ा हुआ है, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि A1 को जब मैं तोड़ूंगी तो मैं ऐसे करती हूँ कि इसके दो हिस्से करती हूँ। A1 से शुरू होती हैं अगेन टर्म्स, ठीक है, लेस देन, तो यहाँ पे आ जाएगा A2 विच इज़ लेस देन B2 विच इज़ लेस देन B1। ये क्या हो गया, ये हो गया कि मैंने इसके जो दो हिस्से किए हैं उसकी वजह से असल में इंटरवल कुछ इस तरह से हो गया। A1 से जो नेक्स्ट अब नया दरमियान वाला इंटरवल आया दैट इज़ A2 और B2, ठीक है, तो दो इंटरवल बन गए ना अब यहाँ से यहाँ तक, A1 से A2 तक और B2 से B1 तक। क्योंकि जो इन्फीमम और सुप्रीमम है वो तो यही रहने हैं, A1 और B1, इनको तो हम चेंज नहीं करेंगे। तो वो जो इंटरवल तोड़ने की वजह से दरमियान वाली बस लिमिट बदलेगी ना, ये दो हिस्से होंगे इसके इस तरह से। इसी को आगे जाके मैं आपको बताने जा रही हूँ, देखते हैं। तो वो जो सब इंटरवल है, ख़ास तौर पे वो सब इंटरवल जिसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, हमने कहा था कि एटलीस्ट दोनों में से एक इंटरवल जो है, जो एक ऐसा इंटरवल है जो अपने अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस रखता है, वो है हमारे पास A2 B2। ठीक है, तो वो जो नया इंटरवल आया है वो हमारे पास A2 B2 है। इफ़ बोथ द सब इंटरवल्स कंटेन इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, और अगर कुछ ऐसा हो कि वो दोनों के दोनों, क्योंकि एटलीस्ट वाली कंडीशन है, तो ये भी पॉसिबल है कि दोनों सब इंटरवल ऐसे हों कि जो अपने अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स रखते हैं ऑफ द सीक्वेंस, देन चूज़ वन ऑफ द राइट हैंड। तो जो राइट हैंड पे इंटरवल होगा उसको हम जस्ट चूज़ कर लेंगे, यानी जब दो हिस्से करते हैं। अब यहाँ पे राइट हैंड का क्या मतलब है, ज़ाहिर अगर बिल फर्ज -2 और +2, -2 और +2 के दरमियान अगर दैट सीक्वेंस जो है उसकी टर्म्स लाई करती हैं, तो हम ज़ाहिर -2 और +2 को जब तोड़ेंगे तो इसके दरमियान वाले कोई से जो है ना वैल्यूज़ लेंगे। तो ऐसे भी तो हम कर सकते हैं कि -2 से उसे हम 0 तक तोड़ लें, ठीक है। तो 0 के बाद क्या आता है फिर,
1 से ये कहाँ तक चला जाए, +2 तक, इस तरह से। तो ऐसे भी तो टूट सकता है ना इंटरवल। तो दैट्स वाई असल में जो दो दरमियान वाली वैल्यूज़ आई हैं वो ये हैं जो कि न्यू वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इन न्यू वैल्यूज़ में से ये जो इस साइड पे ये पीछे वाली वैल्यू थी दैट इज़ A1 एंड दिस इज़ B2। तो यहाँ पे A1 से जो यहाँ तक आएगी इसको हम A2 से डोनेट करने जा रहे हैं, और ये जो यहाँ B वाले टर्म में आ रही है हमारे पास, तो ये अगर B1 थी तो दिस इज़ द B2। ये जो नहीं है इस तरह से हम इनको शो करेंगे। तो नीचे सर चलते हैं। बोथ द सब इंटरवल्स कंटेन्स इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, देन चूज द वन ऑफ द राइट हैंड। तो राइट हैंड वाले को हम चूज कर लेंगे। देन क्लियरली, अब राइट हैंड वाले को चूज करने का मतलब ये है कि उनमें से कोई एक इंटरवल जो है उसको हम पकड़ लेंगे, लेकिन हमें यहाँ से ये नज़र आ रही है, ये बात, ये तो हमें नज़र आ रही है ना, ये तो सीधी सीधी बात है, ये बिल्कुल ये वाली कंडीशन है। देखें अगर इस इंटरवल को अब मैं इकट्ठा करके लिखना चाहूँ, जब मैंने -2 और +2 को यहाँ पे मैंने रियल नंबर इसलिए ले लिए हैं कि ये ज़रा समझने आसान है, बजाय बनिस्बत इसके कि हम इसको जर्नलाइज फॉर्म में समझे। तो अगर इसमें आपको समझ आ जाता है फिर आपको उसकी जर्नलाइज फॉर्म ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। तो अगर -2 और +2 के दरमियान सीक्वेंस होती है और इसको इस तरह से हम तोड़ते हैं, तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि -2 ज़ाहिर है लेस देन इक्वल टू इस ये वाला जो ज़ीरो है इससे, और फिर अगर ये जो ज़ीरो है ये इस ये जो है 1 से लेस है, और फिर ये जो 1 है ये इस 2 से, क्योंकि ये सुप्रीमम है तो इससे लेस ही होगा, लेस आर इक्वल, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यही कंडीशन यहाँ पे हमने कर दी है। A1 लेस देन और इक्वल टू A2 और A2 लेस देन B2 एंड B2 लेस देन इक्वल टू B1, क्योंकि हमने जो नया इंटरवल बनाया है दैट इज़ A2 B2, ये था, ठीक है। तो ये कंडीशन इस तरह से अब होल्ड करेगी। सपोज देयर एग्जिस्ट अ सब इंटरवल। अब हम इसमें से एक और सब इंटरवल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे इन्फिनिट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बनाए जा सकते हैं। एक सीक्वेंस जिसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसमें से इन्फिनिट सब सीक्वेंसेस बनाई जा सकती हैं। तो हमने तो उसमें से सिर्फ प्रूव करना है कि कोई एक सीक्वेंस ऐसी है विच इज़ कन्वर्जेंट। तो उसकी तरफ बढ़ने के लिए हम इसको इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक इंटरवल में डिवाइड किया, अब इस A2 B2 को मज़ीद डिवाइड करने जा रहे हैं, और हम कहते हैं कि A2 और B2 के दरमियान में फिर एक इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है विच इज़ A के B के, यानी कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों के भी यहाँ दरमियान में लाई करेगा, ठीक है। तो उसको हम A के और B के से यहाँ रिप्रेजेंट करें। सपोज देयर एग्जिस्ट सब इंटरवल A के B के सच दैट, क्योंकि हमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स की तरफ प्रोसीड करना है तो ये हमने तरीका अपनाया है कि हम इंटरवल को इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो डिवाइड करते जाएंगे, बाइसेक्ट करते जाएंगे। तो सपोज देयर एग्जिस्ट सब इंटरवल A के B के सच दैट, अब ये भी इसी तरह की कंडीशन है। इसका मतलब है कि के टाइम्स हमने इस इंटरवल को, ये जो असल इंटरवल था A1 से B1, इसको हमने के टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। एक दफ़ा किया A2 B2 में विच इज़ दिस, फिर किया होगा A3 B3 में, फिर A4 B4 में, फिर हमने जर्नल फॉर्म में लिख दिया दैट इज़ A के B के में भी। अगर हम के नंबर ऑफ टाइम्स इस इंटरवल को डिवाइड करते हैं बार बार तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। A1 लेस देन इक्वल टू A2 लेस देन इक्वल टू, तो ज़ाहिर सारे इंटरवल इन दो के तो दरमियान में ही लाई करने हैं, चाहे जितनी दफ़ा भी उस इंटरवल को डिवाइड करते जाओ, उसमें से जितने मर्जी सब इंटरवल बनाते जाओ, A1 B1 जो ये लास्ट पे खड़ा है, क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस एक बाउंडेड सीक्वेंस है और इसकी कोई भी टर्म इससे छोटी नहीं हो सकती और इससे बड़ी नहीं हो सकती, बिकॉज दीज आर द लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस। तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, हमने अब क्या करना है, इसमें जो के नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, और जो के नंबर ऑफ इंटरवल्स हमारे पास सब इंटरवल आ गए हैं। अगर आप इस तरह से लेना तो हमारे पास असल में इस तरह के इंटरवल आ गए हैं। पहले A1 B1 था, ठीक है, फिर इसमें से इसके मज़ीद हिस्से किया हमने जब, तो ये हमारे पास बन गया A1 और A2, और फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे B2 और B1, और फिर जब हमने इनके भी और मज़ीद हिस्से किए तो ज़ाहिर है ये इसके अंदर इस तरह से इतने हिस्से बनते गए हैं कि ये अब इस किस्म के इंटरवल आ गए हैं A1 A2, और आप इसी तरह से इसको मज़ीद अगर चलते जाएं तो ये इस इंटरवल तक पहुंच गया A के B के, और फिर इसको इससे आगे लेके जाएंगे हम कहाँ तक, A N B N जितने मर्जी इसके हिस्से काटे।
अब इन सब इंटरवल में वो ये कह रहे हैं कि हर इंटरवल का जो अपर बाउंड है उसमें से लोअर वाले को माइनस करके हम देखते हैं। जैसे हम B1 माइनस A1 करें तो ज़ाहिर है यहाँ पे कोई ना कोई इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन B1 माइनस A1 जब हमने किया उस वक्त हमने इंटरवल को, सबसे पहले जो हमने इंटरवल को डिवाइड किया था, ज़रा उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले जब यहाँ पे सपोज किया था ना कि हम इंटरवल को डिवाइड कर रहे हैं और उसके दो सब इंटरवल बना रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमने इंटरवल को हाफ कर दिया था, 1/2 कर दिया था। उसको हमने असल में कैसे डिवाइड किया, उसको 2 से डिवाइड किया था, ठीक हो गया, बाइसेक्ट किया था। तो इसी तरह अगर एक दफ़ा इंटरवल हमारे पास ये था ना A1 और B1 वाला इंटरवल, तो उसको हमने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया था, बाइसेक्ट किया था, तो उसको हमने डिवाइडेड बाय 2 किया था, क्योंकि ऐसे वन टाइम हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 की पावर समझ लें कि 1 है, जस्ट 2 से डिवाइड किया। फिर जब हमने इसको सेकेंड टाइम डिवाइड किया तो इसके दो इंटरवल बन गए, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से ये पहले वाली टर्म्स दो थी, फिर उसकी टर्म्स हमारे पास 4 हो गई एंड दैट इज़ 2 की पावर 2 आ गया हमारे पास। उसको हमने यानी बाइसेक्ट किया, अगेन बाइसेक्ट करना है, अगेन उसके दो दो हिस्से करने हैं हर दफ़ा। तो इस तरह जब के नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं, फिर जब हम उनको बाइसेक्ट करते हैं तो दैट इज़ 1/2 रेज़ टू पावर के और B1 माइनस A1, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे पास गिवन इंटरवल था उसको हमने के टाइम बाइसेक्ट कर दिया है, तो इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं। अब ये एक जर्नल फॉर्म आ गई है कि हमने गिवन इंटरवल को के टाइम बाइसेक्ट किया, दो दो हिस्सों में तकसीम किया। अब इसी चीज़ को हम जो है इस अपनी ये जो जर्नल फॉर्म है अब इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि ये हमने किस तरह से लिखी है। ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, यहाँ हम के की जगह इसकी वैल्यूज पुट करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज बाइसेक्ट द इंटरवल ए के बी के इन द सेम मैनर एंड चूज, यानी ए के बी के को भी दोबारा फिर से बाइसेक्ट कर दिया जाए अगर, तो जाहिर है के से बाद आगे कौन सी टर्म बन सकती है, k+1 बन सकती है। तो दैट इज ए k+1 और बी k+1, अगेन वन और इंटरवल आ गया टू हैव। तो ये फिर क्या होगा, ये ए के भी बाद यहाँ पे इनके भी दरमियान में लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स तक इसको अभी भी किया जा सकता है। ऐसे तो और मजीद भी मैं कर सकती हूँ k+2 k+3, लेकिन हमें इतना काफ़ी होगा इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो फिर अगर k+1 टाइम करते हैं, यहाँ आप एक और भी चीज़ देख सकते हैं कि लाइक मैथमेटिकल इंडक्शन अब चलने लग गया। यहाँ पे फॉर k टाइम था, अब k+1 टाइम आ गया। तो जब k+1 आएगा तो इट मीन्स हमने B1 A1 वाला जो हमारा गिवन इंटरवल था उसको k+1 टाइम बाइसेक्ट कर लिया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, k+1 माइनस a k+1 इज इक्वल टू 1/2 की पार k+1 इंटू B1 माइनस A1। यहाँ 2 की पार में लिखने का मतलब ये है कि हम इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो दो हिस्सों में, हर दफ़ा दो दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन वाला बिल्कुल मेथड है ये, कि जब के टाइम किया इस तरह से, फिर k+1 टाइम किया तो वहाँ पे 2 की पावर k+1 आ गई। इट मीन्स अगर इसको n टाइम, ठीक है, डिवाइड कर दिया जाता है तो दिस इम्प्लाइज दैट वी obtain अ सीक्वेंस ऑफ इंटरवल a and b n। तो इस तरह हमारे पास n नंबर ऑफ इंटरवल आ जाएंगे, यानी हमने A1 और B1 को जब डिवाइड करना शुरू ही किया है तो इसके दरमियान हमने n नंबर ऑफ इंटरवल्स बना लिए हैं, दैट आर A and B n सच दैट B n माइनस A n अगर करें तो फिर यहाँ पे 2 की पावर n टाइम हमने डिवाइड कर दिया, इस इंटरवल को बाइसेक्ट कर दिया तो 2 की पावर n आ गई एज, और ये क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर n, ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये आपको वैसे ही पता है, आप मैथमेटिशियन हो, 1/2 की पावर n की जगह अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं इट मीन्स 1/infinity एंड इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये जस्ट कंडीशन बताएगी है कि ये कैसी कंडीशन आ गई हमारे पास जो 0 हो जाएगी अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी तो, ठीक है। वी हैव अ यूनिक पॉइंट s सच दैट, अब हमारे पास एक और यूनिक पॉइंट आ गया है s, ठीक है, जिसे हम s से डिनोट कर रहे हैं, और इसकी हम क्या कंडीशन बता रहे हैं और ये यूनिक पॉइंट कैसा आ गया ज़रा देखते हैं। s एक ऐसा पॉइंट होगा विच इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b n, यानी जो इंटरवल को जब हमने एन टाइम भी डिवाइड किया, बाइसेक्ट किया, तो ये हर इंटरवल में मौजूद है। ये एक ऐसा पॉइंट एस है, एस हमने कोई एक ऐसा पॉइंट ले लिया जो कि हर इंटरवल के अंदर लाई करता है, दैट इज एस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी एंड इंटरवल्स। ये इंटरवल की शेप है कि जो भी एन नंबर ऑफ इंटरवल्स बनाए हैं उन सब में ये एस
मौजूद है, तो ये एक ऐसा नंबर हमने उसमें से चूज़ कर लिया, ठीक है। और वो एक ही सिर्फ ऐसा नंबर होगा जो उन तमाम इंटरवल्स में होगा, मौजूद होगा। There are infinitely many terms of the sequence whose length is e greater than 0, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी टर्म्स होंगी जो ज़ीरो से बड़ी होंगी। इस सीक्वेंस में बहुत सी ऐसी टर्म्स होंगी जो ज़ीरो से बड़ी होंगी। देखिए इंटरवल जो है क्योंकि ये सीक्वेंस बाउंडेड है, किसी रियल नंबर को अप्रोच करेगी। बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि उसमें कोई एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता होगा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। जैसे मैंने 2 वाली एग्जांपल ली थी कि -2 लेस देन SN एंड SN लेस देन 2, तो वो रियल नंबर होता है जो उसका अपर और लोअर बाउंड होता है। तो 0 तो उसके दरमियान में आ जाता है ना, तो कोई ना कोई ऐसी मतलब उसकी वैल्यू है, उसको हमने यहाँ पे उसको ई से डिनोट कर दिया। तो ई जो ग्रेटर देन 0 दैट कंटेन एस, और वो जो टर्म्स हैं वो एस को अपने अंदर रखती हैं। कुछ टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी ना, तो ज़ीरो वालों में तो एस नहीं लाइक करेगा। तो यहाँ पे अगर ई इज इक्वल टू 1 होगा, ई को अगर हम खुद से 1 समझ लें, देयर आर इन्फिनिटली मैनी ऑफ वैल्यूज एन सच दैट एस एन माइनस एस लेस देन 1, तो फिर बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी, ऐसी टर्म्स होंगी जिनमें से अगर वो जो इंटरसेक्शन वाला नंबर है उसको माइनस किया जाए, हमारे पास आंसर क्या आता है 1। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की यहाँ पे डेफिनेशन है। ये अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस की भी मैं अलग से आपको डेफिनेशन कराऊंगी इंशाल्लाह। इस वीडियो में तो आई थिंक मैं नहीं करा पाऊंगी। 27 मिनट की तो अभी तक वीडियो हो चुकी है, और मैं कोशिश करती हूँ कि आधे घंटे से ज़्यादा का लेक्चर ना हो, एक तो बोरिंग हो जाता है थोड़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन करूँगी, उसमें से आपको ये ई वाला जो पॉइंट है ना ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो क्योंकि हमने जो सब सीक्वेंस बनाई है उसे कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, तो हमने इसको इस तरह से प्रोसीड किया है कि वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस की तरफ जो है खुद से उसकी टर्मिनोलॉजी उसकी तरफ जा रही है। तो वो जो नंबर एस था जो कि इन्फिनेटली मैनी इंटरवल के इंटरसेक्शन में मौजूद था, यानी अगर उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो जो एस आता है, असल में आप कह सकते हो कि वो एक ऐसा नंबर है जिसको तमाम उसके जितने सब सीक्वेंसेस बनाएंगे ना वो सब की सब का अपर बाउंड है, ठीक है। यानी उन पे जब n अप्रोचेस टू ज़ीरो, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उन पे जब एज अ इन्फिनिटी n की जगह पुट किया जाता है तो वो नंबर s आता है हर दफ़ा, ठीक है। तो वो जो s है वो असल में क्या है, वो लिमिट है उसकी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की ख़ास लिमिट होती है जिसको उसकी तमाम टर्म्स जो है अप्रोच करती हैं, यानी अगर वो इंक्रीजिंग है तो भी वो नंबर आएगा, उस नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, और अगर वो डिक्रीजिंग होगी तो भी वो उस नंबर से कम नहीं होगी। तो उस नंबर को यहाँ पे एस ले लिया गया। लेट n1 बी वन ऑफ सच वैल्यूज़, तो n1 उनमें से कोई एक ऐसी वैल्यू है। अब यहाँ पे कौन सी एक, यानी जो हमने कहा है ना कि एस एन टर्म्स ऐसी हैं जिनमें से अगर उस लिमिट को, उस एस को, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के एस को माइनस किया जाए तो लेस देन 1 आता है। फिर वो कह रहे हैं कि n1 वो वाली वैल्यू है, ठीक है। उस टर्म को बाकायदा एक्सप्लेन कर दी कि कौन सी टर्म है। एस एन तो जर्नल लिखा गया था, एस एन वन अगर पुट करते हो तो जो टर्म आती है वो लेस देन 1 है, तो देन इस n की जगह सिर्फ n1 लगा देंगे हम, ठीक है। एस n1 माइनस एस लेस देन 1। इसी तरह अगेन हम चूज़ करते हैं n2, हम कहते हैं कि n1 से अगली टर्म है n2, ठीक है। वो भी ऐसी टर्म है जिसके लिए क्या होता है, वो लेस देन 1 की कंडीशन फुलफिल करता है। तो n2 ग्रेटर देन n1 सच दैट एस n2 माइनस एस, ये लेस देन आएगा 1/2। अब यहाँ पे ये 1/2 और ये 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे उसकी टर्म्स बड़ी होती जाएंगी तो यहाँ पे नीचे जो हम एस एन के साथ यहाँ लिखेंगे ना, यहाँ 2 आएगा अगर तो ये 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा तो ये 1 आएगा खाली। अब ये खाली 1 नहीं आया हुआ असल में, ये जो 1 है ये असल में 1/1 है, ठीक है, दैट इज़। और अगर n2 होगा तो 1/2, n3 होगा तो 1/3, n4 होगा तो 1/4। इस तरह से हम एन के तक की टर्म्स लेंगी, दैट इज़ 1/k तक चली जाएंगी, और इस तरह से हमारे पास एक सब सीक्वेंस आ जाएगी 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन 1/k तक। और वो वो जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। बढ़ते हैं इसके अगले इसके नेक्स्ट देखते हैं। कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर
कि इस तरीके से अगर आप जारी रखें, जैसे मैंने कहा कि n की जगह 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, तो उन्होंने k तक जा चले जाएंगे वो एस एन के जब लिखेंगे फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट एन के लेस देन एन के प्लस वन, यानी वो अपने से अगले नंबर से छोटा होगा। तो एस एन के माइनस एस करेंगे तो यहाँ पे 1/k आ जाएगा फॉर ऑल k इज इक्वल टू 1 2 3। इस तरह हमें एक ऐसी जनरल टर्म मिल गई है 1/k कि जो ये शो कर रही है कि 1 से लेकर k तक हमने जितने भी इसमें नंबर रखे हैं और वो उस खास नंबर से जब मतलब छोटे हैं, ठीक है। ये एस खुद ऐसा नंबर था जिसको माइनस करते थे तो लेस देन 1 आता था, और बाकी सारे नंबर अब उस 1 से छोटे आ रहे हैं, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 हत्ता कि 1/k। तो आपको यहाँ से जनरली आपको इतना तो अंदाज़ा हो सकता है, यू आर मैथमेटिशियन, कि 1/1 से किसी चीज़ को डिवाइड कर देने मीन्स वो 1 से छोटे नंबर आ रहे हैं सारे। शुरू में हमने ले लिया था कि हमने जो शुरू में लिया था पीछे वो टर्म लिखी हुई भी थी, दैट इज एस एन माइनस एस करते हैं तो लेस देन 1 आता है। आई थिंक मैं अपना पॉइंट समझा पा रही हूँ। लेस देन 1 था, और उसके बाद जब हमने यहाँ पे एन 1 किया तो ये ठीक है, उसको 1 ही रहने दिया क्योंकि वो डिवाइडेड बाय 1 हुआ। जब इसको एन 2 किया तो हमने कर दिया कि यहाँ पे अगर 2 होता है तो ये 1/2 हो जाता है, तो वो 1 से भी छोटा हो गया, ठीक है। यानी इस नंबर से बड़ा नहीं होने वाला। जब एस एन में से एस को माइनस किया था तो 1 आया था ना, इससे बड़ा कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये वो लिमिट है जिसको वो सब सीक्वेंस कन्वर्ज करिए, दैट इज 1। तो 1 से बड़ा कोई भी नहीं आएगा, ये उसकी लास्ट लिमिट आ रही है, ठीक है। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है कि जिस नंबर को, जिस लिमिट को वो अप्रोच करते हैं वो एक यूनिक लिमिट होती है उस, और फिर उस सब सीक्वेंस की कोई भी टर्म उस नंबर से एक्सीड नहीं कर सकती, बढ़ नहीं सकती। तो यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल हो गई है कि एन के तक हम जितनी भी टर्म्स लगाते जाएंगे, यहाँ तक कि k+1 भी अगर लगा लो तो ये इधर 1/k+1 आ जाएगा, फिर भी उससे मजीद छोटी टर्म आ जाएगी, उससे बड़ी नहीं होगी। एस को वो कन्वर्ज करेगा तो उससे वो बड़ी नहीं होगी। तो इस तरह हमारे पास एस एन के एक नंबर ऑफ सीक्वेंस आ गई है जिसमें हम के में जितनी वैल्यूज पुट करते जाएंगे उस तरह से हमारे पास एक सब सीक्वेंस आ गई। SN1 उसकी पहली टर्म है, SN2 उसकी दूसरी टर्म है, SN3 उसकी तीसरी टर्म है, अप टू SNK जनरल हमने उसकी फॉर्म लिखी। तो ये एक ऐसी सब सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज करती है एस को, ठीक है। यानी एस से इंक्रीज नहीं करने वाली, एस उसकी अपर लिमिट है और वो इस पॉइंट को कन्वर्ज करती है। इट मीन्स कि SNK ही वो सब सीक्वेंस है जो इस बाउंडेड सीक्वेंस के अंदर मौजूद थी और जो कि कन्वर्जेंट थी। और बुल्ज़ानो रिस्ट्रेस थ्योरम में हमने ये प्रूव करना था कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने बहुत कोशिश की है। अगर लास्ट में आपको कुछ समझ नहीं आया तो उसकी वजह ये हो सकती है कि कन्वर्जेंट की डेफिनेशन यहाँ पे मिसिंग थी। मैंने आपको इससे पहले कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस की डेफिनेशन नहीं करवाई, बट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस की डेफिनेशन भी करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।